नमस्कार फ्रेंड्स। पॉलिटी एमसीक्यूज का ये 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं। शेड्यूल जिनको हिंदी में हम लोग अनुसूचियाँ कहते हैं। थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि अनुसूची एक्चुअली में क्या होती है। ये टेबुलर फॉर्म में आपको चार्ट वगैरह के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो एक जगह पे हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके रखा हुआ होता है। ठीक है। अगर इसका बहुत डे टू डे लाइफ का हम आपको एग्जांपल बताएं तो फॉर एग्जांपल आईपीएल को ही मान लीजिए। राइट, अगर आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है और आप मैच दर मैच क्या कर रहे हैं ना कि सारे आईपीएल के मैचेस जब से हो रहा है ना उससे उनको फॉलो कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर 2007-8 से भी आपने आईपीएल फॉलो किया हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं पता चलेगा सारे मैचेस के स्कोर कार्ड रीड करने के बावजूद कि हर आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किन्होंने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट किन्होंने लिए हुए हैं। ये जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का आपको एग्जांपल है। तो सिमिलरली इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक टेबुलर फॉर्म बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा और उसमें चीज़ों को अरेंज कर देना होगा कि उस पर्टिकुलर ईयर पे उस पर्टिकुलर बैट्समैन ने ज़्यादा रन बनाए हैं एंड वाइस एंड सिमिलरली फॉर द बॉलर्स। राइट। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि शपथ ली जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा भी, आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उनके द्वारा भी। तो इसमें कॉमन फैक्टर आप देखेंगे ना तो ये आपको शपथ है। राइट। तो ऐसी सारी चीज़ों को एक बार हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं जिनको कि हम लोग शेड्यूल या अनुसूचियों के तौर पर जानते हैं। ठीक है। 12 अनुसूचियां हैं जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 थी और आज के समय में 12 है। एमसीक्यूज के द्वारा ही इन चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन लोगों के वेतन के संबंध में प्रावधान आपको किस अनुसूची में दिए गए। ठीक है। कीवर्ड वेतन है। तो इसको याद रखेंगे कि वेतन एवं भत्ते बताए गए हैं आपको दूसरे वाले शेड्यूल। ठीक है। एक बार ऐसे ही बात कर लेते हैं। पहले वाले शेड्यूल में बोला गया है राज्यों के नाम और उनका जो न्यायिक क्षेत्र है वो। दूसरे वाले में अनुसूची में कि जो संघ राज्य क्षेत्रों के जो काम करने वाले इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके वेतन एवं भत्ते कितने होंगे इसके बारे में। राइट। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग कि जो नेता लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना वेतन ही देखेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। राइट। जस्ट फॉर जोकिंग आई एम सेइंग दिस कि आपको याद हो जाए। तीसरे वाले में फिर एक बार इनके वेतन एवं भत्ते निकल आते हैं तो फिर ये लोग शपथ लेने को तैयार होते हैं। तो तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवें वाले में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। छठी वाली अनुसूची में भी आपको ऐसे ही जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है लेकिन 4 स्पेसिफिक राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं तो ये हैं आपको ATMM। ठीक है। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम। ये चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य ऐसे हैं जो एम से हैं और अपने को कौन सा राज्य छोड़ देना है तो मणिपुर को छोड़ देना है और मेघालय और मिजोरम को कंसिडर कर लेना। ठीक। 7वीं अनुसूची है कि जितने भी आपको प्रशासनिक या न्यायिक विषय होंगे उनसे संबंधित शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्य के मध्य कैसे होगा। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। जो मूल संविधान था उसमें 14 आपको भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई थी, आज के समय में फिलहाल 22 है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में आ जाइए तो ये आपको ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको भूमि सुधार से अलग रखा गया, ऐसे विषय हैं जिनको कि आपको न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया है, जैसे कि भूमि सुधार। राइट। इसकी भी कहानी थोड़ा हम लोग जान रहे हैं। 10वां दल बदल से संबंधित है कि अगर आपने दल बदल किया है तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। 11वां पंचायती राज्य से संबंधित है और 12वां आपको न्यायपालिकाओं से संबंधित।
ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। दूसरा वाला कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में देखिए, दूसरी में हम लोगों ने जाना था कि वेतन भत्ते हैं, और तीसरी में फिर ये लोग शपथ लेते हैं। तो शपथ किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, तो ये आपको किस में है, तो चौथी वाली सूची में। ठीक है, स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित कौन सा है, तो ये आपको इनमें से छठी अनुसूची। ठीक है, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में बताया गया है कि जो जनजातीय लोग होते हैं उनके भी अपने बहुत अच्छे स्थानीय विधि विधान होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, और जब तक कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करे तब तक वो भी अपने क्षेत्र के प्रशासनिक उपबंध लागू कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा वाला देखिए कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, और किस अनुसूची में है, तो ये है आपको 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 14 थी, फॉर द टाइम बीइंग 22 है। ठीक है, एक चीज जानेंगे, और दूसरा चीज ये भी जानेंगे कि 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 4 भाषाओं को इस सूची में जगह दिया गया, और उन 4 भाषाओं में से बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली। बोडो आपको असम के आसपास के इलाकों में बोला जाता है। डोगरी डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा कश्मीर में थी, तो डैट मीन्स ये कश्मीर की लैंग्वेज है। मैथिली जो है सो कि वो बिहार की लैंग्वेज है। मैथिली के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं विद्यापति, और एक लौते ऐसे आदमी माने जाते हैं जिनके घर में खुद भगवान शंकर ने क्या किया हुआ है, नौकरी किया हुआ। और संथाली आपको झारखंड के आपको आदिवासियों की लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अगले में जानिए कि कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। हम लोगों ने बात किया कि जो मूल संविधान था उसमें 8 थे, और अभी फॉर द टाइम बिंग 12 है, दैट मीन्स 4 नए जोड़े गए हैं। तो दैट मीन्स ये पूछा है नई अनुसूची नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो भी हमारा आंसर होगा वो टॉप के 8 में से होना चाहिए। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो दैट मीन्स 9वां 10वां 11वां बाद में जोड़ा गया है, और 8वां जो है सुखी वो मूल संविधान में। उसके अगले में आइए, देखिए क्या लिख रखा है, शपथ वगैरह को लेकर के मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किस चीज की शपथ लेते हैं, तो वो लेते हैं आपको संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की। दूसरा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जज वगैरह होंगे वो चूंकि कानूनी काम करते हैं, तो कम से कम विधि की मर्यादा, मतलब कानून की मर्यादा बनाए रखने की शपथ तो लेनी चाहिए उनको, तो इसीलिए विधि वाला वर्ड जहां इंक्लूडेड है उसको हम लोग ऑप्ट करेंगे। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि जो संघ के मंत्री होते हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, वो किस चीज की शपथ लेते हैं, तो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की लेते हैं। और वहीं जो संघ के मंत्री होते हैं वो आपको गोपनीयता की शपथ लेते हैं, सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो दैट मीन्स कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको हो गया 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2। इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाया था 1975 में, तो कौन कौन से अत्याचार उन्होंने देश के लोगों पर या खासतौर से विपक्ष के नेताओं पर किए थे, इसकी जांच के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग का नाम है आपको शाह कमीशन। राइट, और शाह कमीशन के सामने इंदिरा गांधी जी को बुलाया गया। प्रथम दृष्टया तो उनको लगा कि हम इतना जाति की विपक्ष के साथ, तो मेरा इनकाउंटर वगैरह करवाने के लिए तो नहीं ले जाया जा रहा। राइट, रातों रात उनको बुलाया, समन भेजा गया था। तो सबसे पहला चीज तो उन्होंने ये किया कि कांग्रेस के बहुत सारे समर्थकों को जुटा लिया अपने आवास के पास, ताकि कम से कम 10-20 हजार लोगों को पता हो कि भैया हमको ले जाया जा रहा है, और हमको सुरक्षित इस मेरे घर पर छोड़ना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अब शाह कमीशन के, ये सारी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज शाह कमीशन के अधिकांश सवालों के जवाब देने से इंदिरा गांधी जी इनकार कर देती, और जब उनसे रीजन पूछा जाता था तो वो यही बोलती थी कि हम जो है सो कि बीइंग एन मंत्री आपको सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते।
ठीक है। कोई मंत्री है आपके पास, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो अन्यथा लीक हो जाए तो भारत के बड़े इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को, ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपको अपने तक कंटेन करके रखना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वित्त मंत्रालय में एक हलवा की रस्म होती है। इसमें क्या होता है कि बजट बनने के पहले ना, जितने भी वित्त मंत्रालय के आपको एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए आपको जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है वहीं रोक दिया जाता है, और उनके मोबाइल फोन्स वगैरह भी जब्त करा कर दिए जाते हैं, जमा करा दिए जाते हैं, ताकि आप किसी को भी बाहरी दुनिया में ये इंफॉर्मेशन ना दे सकें कि आने वाले बजट में इस फोन के ऊपर या इस आइटम के ऊपर टैक्स बढ़ने या घटने वाला। ठीक है। तो उसमें भी आपको सूचना की गोपनीयता काम आती। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो ये 10वीं अनुसूची है। राइट। ये भी जानेंगे कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आई है, तो 52वें आपको संविधान संशोधन के द्वारा 1985 की ये आपको अनुसूची है। ये पूछ दिया कि 1985 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ऑनरेबल आपको राजीव गांधी साहब। ठीक है। अच्छा, ये दल बदल मतलब क्या हुआ कि आप समझिए कि जैसे अर्जुन सिंह आज के दिन में ही एक बीजेपी के आपको सिटिंग एमपी थे, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, और पुनः वो तृणमूल कांग्रेस में लौट गए। राइट। तो अब ऐसे में क्या है कि उनको जो भी वोट मिला होगा ना चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान उनको जो भी वोट मिले होंगे, इसमें कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता है कि वो उनका अपना वोट है या फिर उसमें मोदी फैक्टर काम किया होगा या बीजेपी के कोर वोटर्स ने आपको वोट किया होगा। ठीक है। तो आप अगर किसी और दल की सदस्यता पर चुनाव जीत करके आते हैं और फिर उस पार्टी के मत से इतर काम करते हैं या रिजाइन वगैरह करते हैं, तो फिर से आपको इलेक्शन वगैरह लड़ने जाना होगा। राइट। नहीं तो अब आप सदस्य नहीं रह जाएं। ठीक है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन से होते होंगे, तो 102 नंबर आर्टिकल है। इससे संबंधित आर्टिकल आपको 102 है, जो कि संसद सदस्यों की निर्हता से संबंधित है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित है, और 191 आपको विधानसभा से संबंधित। ठीक है। रेदर आई शुड बी यूजिंग द वर्ड विधान मंडल। राइट। ठीक है, बिकॉज उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों इंक्लूडेड। ठीक है। सारी कहानी उन्होंने कही दी कि दल बदल वाला किस अनुसूची में है, तो 10वीं में। ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ठीक है। कुल कितनी अनुसूचियां फॉर द टाइम बीइंग है, तो 12 है। ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा घुमा करके पूछ रहा है कि जो प्रारूप समिति थी, जिसको कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कमिटी यही थी। ठीक है। और इसको लीड किया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने। राइट। तो उसमें टोटल कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी। दैट मीन्स आपका आंसर 8। ठीक है। उसके अगले में आइए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। मूल संविधान में 8 थी। राइट। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, तो पहले ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको क्या किया गया है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसके पीछे की भी थोड़ी कहानी हम जानते हैं। जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो क्या हुआ कि उस समय फंडामेंटल राइट्स में एक संपत्ति का अधिकार भी इंक्लूडेड था। उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें संपत्ति का अधिकार भी एक इंक्लूडेड था। और वहीं नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम आप पढ़ेंगे, तो एक आदर्श राज्य की संकल्पना ज्ञात होती है, जिसमें यथासंभव जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका बंटवारा सारे लोगों के मध्य किया जाना चाहिए, एक बहुत ही फेयर, बहुत ही न्याय संगत तरीके। अब आप सोचिए कि और फिर बंगाल और बिहार में जमींदारी सिस्टम भी था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो जमींदार होते थे उनका भूमि के साथ प्रत्यक्षतः जुड़ाव नहीं होता था,
और प्रत्यक्षता जुड़ाव नहीं होने के कारण ही क्या करते थे कि वो लोग डायरेक्टली जमीनों में इन्वेस्ट नहीं करते। जो छोटे काश्तकार थे वो क्या करते थे कि वो एक्चुअली में जुताई बुआई का काम करते थे। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऐसा एक समझ विकसित हुई कि जो भी भूमि है ना उसको चकबंदी के द्वारा, हदबंदी के द्वारा इवन तरीके से आम जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। और जो हमारे डीपीएसपी थे वो ये बात आपको बोलते भी थे, ठीक है। वहीं फंडामेंटल राइट्स जमींदारों को ये भी बोलता था कि भैया आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना ये किसका काम है, तो खुद राज्य का काम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच एक विरोधाभास था, और इसी डिलेमा, इसी द्वंद के समाधान के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई और भूमि सुधारों को इसके अंतर्गत लाया गया, ठीक है। आगे और भी इसमें ऐसी सारी चीजें जुड़ती चली गई हैं जिनकी की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। बिकॉज अगर एक जमींदार कोर्ट चला जाता तो कोर्ट तो बोलता हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि उसका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक संपत्ति का अधिकार, राइट। तो इन्हीं सारी डिलेमा को सॉल्व करने के लिए आपको 9वीं अनुसूची जोड़ी। उसके अगले में देखिए कि कौन सा आपको मैच द फॉलोइंग में कौन सा मैच्ड नहीं, ठीक है। पहली में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, ये सही है। 7वीं में देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। जो मूल संविधान था उसमें 97 सब्जेक्ट्स दे दिए गए थे सेंटर को। जो राज्य थे उनको 66 सब्जेक्ट्स दे दिए गए थे, ठीक है। जो स्टेट्स थे उनको 66 सब्जेक्ट्स दे दिए गए थे। और दोनों के मध्य समवर्ती सूची में आपको 47 सब्जेक्ट्स दे दिए गए। 10वीं अनुसूची हम लोगों ने देखा ही कि दल बदल से संबंधित है, तो डैट मीन द्वितीय अनुसूची इसका आंसर। ऐसे भी द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके वेतन एवं भत्ते। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में ये इंक्लूडेड है, तो ये आपको 243 6 में इंक्लूडेड है, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग 243(7) भी बोल सकते हैं। और इसमें कुल 29 सब्जेक्ट्स को ग्रामीण आपको स्थानीय शासन के लिए रिजर्व किया गया। उसके अगले में आ जाइए कि चौथी अनुसूची में आपको क्या देखने को मिलता है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन देखने को मिलता, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो पहले वाले में ही देखने को मिलता है, राइट। पहले वाले में ही आपको देखने को मिलता है। उसके अगले में चले आइए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो दूसरे वाले में देखने को मिलता है। उसके अगले में देखिए पद एवं गोपनीयता की शपथ, शपथ किस में देखने को मिलती है, तो तीसरे में देखने को मिलती है। राज्यसभा में हर राज्य का कितना हिस्सा होगा, ये चौथी अनुसूची में देखने को मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 आपको चुन करके भेजे जाते हैं राज्यसभा में, और वहीं बिहार से आपको कितने भेजे जाते हैं, तो बिहार से टोटल 16 आपको राज्यसभा में लोग चुने जाते हैं। तो इसका 1 2 3 4 इसका आंसर हो गया, दैट मीन्स डी, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, राज्य के नामों की सूची कहाँ मिल जाती है, पहले में ही मिल जाती है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 6ठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती है, तो शुरू में ही हम लोगों ने बात किया ATMM, और ये 2M, ये सारे राज्य नॉर्थ ईस्टर्न है, और इन M में से मणिपुर नहीं, राइट। मणिपुर नाम में ही मनी है, बहुत पैसा है उनके पास, तो उसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मणिपुर इसका आंसर। उसके अगले में आइए, देखिए क्या लिख रखा है। उसके अगले में है फिर से अनुसूचियां हैं और आपको मैच द फॉलोइंग कि किस विषय से संबंधित, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात किया था कि जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधारों से संबंधित, ठीक है।
जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीट कितने किस राज्य से आएंगे उससे संबंधित है। आठवीं अनुसूची आपको किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। 14 भाषाएं मूल रूप से, और अभी के समय में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और छठी अनुसूची आपको जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा 3421। ठीक है। उसके अगले में आइए, देखिए क्या लिख रखा है। आठवीं अनुसूची है तो ये भाषा से संबंधित है। तो उसके अगले में आ जाइए, नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है ऐसे विषय, देखिए क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसको पढ़ देते हैं। नौवीं अनुसूची, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अविकार क्षेत्र के बाहर है। राइट, दैट मीन्स कि नौवीं अनुसूची में किसी भी चीज को डाल दिया गया ना, तो उसका फिर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है। हालांकि आगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ जजमेंट में बोला है कि नहीं, इसको भी हम जुडिशियल रिव्यू के तहत एक बार देख सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून आपको 10वीं अनुसूची में है। राइट, और फिर क्या छूट गया, तो 11वीं अनुसूची में आपको स्थानीय प्रशासन है, जिसको पंचायती राज व्यवस्था भी कहेंगे। इसका आंसर फिर आपको डी। उसके अगले में आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक उपबंधों और संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये किससे संबंधित हैं, तो ये छठे से संबंधित हैं। अखिल भारतीय सेवाएं किससे आती होंगी, तो केंद्र और राज्य के बीच अखिल भारतीय सेवाएं बारी बारी से एक नियत कालावधि के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में अभी के समय में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ठीक है, आईएएस है, आईपीएस है, और 1966 में एक फॉरेस्ट सर्विसेज भी बनाया गया। एक आईओएफएस भी होता है, वो फॉरेन सर्विसेज के लिए है। ध्यान रखना है कि एफ यहाँ पे वन सेवा है। ठीक है, वन सेवा है 1966 का। और राज्यसभा क्या कर सकती है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जितने भी प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, जैसे होता आयोग हो गया, होता समिति हो गई, राइट, सुरेंद्र नाथ समिति हो गई, इन लोगों ने, या आपको सेकंड एआरसी हो गया, इन सब का कहना है ना कि और भी अखिल भारतीय सेवाएं आपको सृजित करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के लिए कर दीजिए, या कोई भी वैसा स्पेशलाइज्ड जॉब आपको नजर आ रहा है, इंजीनियर्स के लिए कर दीजिए। राइट, तो फिलहाल क्वेश्चन में वापस आते हैं। थोड़ा इधर उधर की बातें करने से क्या होता है ना कि आपका एक तो और भी कुछ क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे शाह कमीशन, अगर आप लोगों को आज के बाद आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि इमरजेंसी की एट्रोसिटी, उस समय किए गए अत्याचारों की जांच के लिए मोरारजी देसाई सरकार ने शाह कमीशन का गठन कर दिया। ठीक, कैग वगैरह से संबंधित फिर कौन सा हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये छठे से संबंधित है। राइट, तो दैट मीन्स कि आंसर के स्टार्टिंग में हमारा 4 आना चाहिए। उसके अगले में देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं किस में है, तो 7वीं में है, तो फिर दूसरे वाले का आंसर हमारा 3 आना चाहिए। ठीक है, इलिमिनेशन भी सीखते रहेंगे हम लोग, इसका मतलब हमारा आंसर बी और सी में से कोई ना कोई होगा। ठीक है। उसके अगले में आ जाइए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण से संबंधित सूची कौन सी है, तो ये आपको देखने को मिलता है छठी अनुसूची। राइट, तो इसी से आपको क्लियर हो गया कि आंसर आपका क्या होगा। आपको इसका आंसर अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, आपको अगर बहुत स्पेसिफिक नहीं है तो 5वीं होगा। दैट मीन्स कि आपका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 4312। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं के साथ, 1422 याद रखेंगे। किसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, 9वीं अनुसूची बात कर रही है हम लोग। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तमिलनाडु है इसका आंसर। देखिए, तमिलनाडु में की डेमोग्राफी ऐसी है कि वहां पे रिजर्वेशन दे दिया गया आपको 69%। और रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के, चूंकि इस देश में मंडल एवं कमंडल की राजनीति हुई है, उसके अतिरिक्त मंडल कमीशन रहा हुआ है। राइट, तो इन्हीं सारी चीजों को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने एक
जजमेंट दिया है, एक तो इंदिरा साहनीवाद है और दूसरा नागराजवाद है। ये दोनों नाम याद रखेंगे, इंदिरा साहनीवाद और नागराज। इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 50% होगी, राइट। लेकिन तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन था, बिकॉज वहाँ की डेमोग्राफी ही वैसी है। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए क्या किया गया कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और यही रीजन है कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन आपको कितना है, तो 69%। ठीक, उसके अगले में आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश से अलग एक तेलंगाना का गठन किया गया, और अलग तेलंगाना का गठन करेंगे तो राज्यों के नाम वगैरह परिवर्तित होंगे, नया राज्य का सृजन होगा। तो दैट मीन्स अनुसूची 1 में आपको परिवर्तन होगा। दल बदल के कारण कौन सी अनुसूची है, 10वीं है। 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आपको चेंज की गई है, तो पहले के द्वारा। यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, किस टेबल में एक नया राज्य बता देना होगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 29वां अगर बनाएंगे तो उस टेबल में आपको चेंजेस करने होंगे जो पहली अनुसूची में। चौथी अनुसूची से संबंधित क्या है, तो ये क्या करता है कि ये राज्यसभा में क्या करता है, सीटों का बंटवारा करता है। और राज्यसभा को ही हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, तो राज्यों के परिषद से जान सकते हैं। इसीलिए थोड़ा स्टैंडर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोलॉजीज हैं उनको हमको आपको जानना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने हर जगह राज्यसभा पढ़ा हुआ है और राज्यों का परिषद हम लोग वहाँ पर नहीं समझ पाए। ठीक है, तो डैट मीन्स इसका आंसर आपको बी हो जाए। उसके अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस में है, तो ये 7वीं में है, पता ही आपको। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किस में है, तो 8वीं में है। भूमि सुधार किस में है, 9वीं में है। और दल बदल किस में है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं में। तो इसका आंसर बहुत आसान सा 1 2 3 4 हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सा तो अनुसूची है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर अगर बहुत स्पेसिफिकली नहीं कह रहा है, बहुत स्पेसिफिक कहेगा तो 80 की बात करेगा, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची आंसर में नहीं है, तो डेट मीन्स अपना आंसर 5वीं अनुसूची। ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये भी आपको जानना चाहिए। हो सकता है अगली बार थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे। जो 5वीं अनुसूची है वो आर्टिकल 244 से संबंधित है, और वहीं जो छठी अनुसूची है ये 244 एंड 275 से संबंधित। ठीक है, उसके अगले में देखिए 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची शामिल की गई, तो 10वीं शामिल की गई। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है ये, राइट। और इसका एक्ट किस ईयर का है, तो 1992 का है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम किस साल का है, तो 1992 का। ठीक है, ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो 11वीं। 74वां संविधान संशोधन स्थानीय प्रशासन की ही बात करता है, लेकिन कहाँ पे, तो नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है, और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 सब्जेक्ट्स हैं, और 12वीं अनुसूची में कुल आपको 18 सब्जेक्ट हैं। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो दूसरी अनुसूची का संबंध आपको इनमें से किस चीज से है। ठीक है, हम लोगों ने देखा ही था कि पहली अनुसूची में बात की गई है कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और दूसरे में नेता लोग इतने एडामेंटल होते हैं कि पहले उनके वेतन की बात करिए तब वो लोग कुछ काम करें, दूसरे में वेतन और तीसरे में उनकी जो है सो की शपथ। तो दैट मीन्स दूसरे में वेतन। किसी नए शामिल राज्य या संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में करना होगा, या किस अनुसूची में करते हैं, तो प्रथम अनुसूची। ठीक है, इसके बियॉन्ड और जो भी डिस्कशन हम लोगों ने थोड़ा शाह कमीशन के इर्द गिर्द किया, या और भी पंचायती राज्य को लेकर के किया, तो अनुसूचियों से संबंधित इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, राइट,
तो एक बार इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे जो आप ही की तरह आप ही के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।